नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अपने-अपने घरों में सुरक्षित होंगे और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की कक्षा में हम जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर ये ब्रज भाषा की परंपरा के अंतिम कवियों में रत्नाकर जी का बहुत ही प्रमुख स्थान है। एक प्रकार से हम उन्हें ब्रज भाषा का सर्वोच्च अंतिम कवि कह सकते हैं, क्योंकि उनके पश्चात ब्रज भाषा काव्य का वैभव किसी भी कवि की काव्य साधना में इतने सुंदर रूप में मुखरित नहीं हुआ। भक्तिकालीन अथवा रीतिकालीन समन्वय की जितनी सौंदर्य में अभिव्यक्ति रत्नाकर जी के काव्य में मिलती है, उतनी अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। कहने का अर्थ ये है कि रत्नाकर जी ने सूर, तुलसी आदि की भांति ही न केवल पौराणिक कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया, अपितु उनमें नवीनता लाने के लिए उन्हें रीतिकालीन कलेवर में भी अभिव्यक्त किया। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि रत्नाकर जी ब्रज भाषा के अंतिम सफल महाकवि माने जाते हैं। जगन्नाथ दास जी रत्नाकर का जन्म संवत 1923 में भादो सुदी ऋषि पंचमी के दिन काशी में हुआ था। रत्नाकर जी के पूर्वजों को मुगल शासन में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। उनके पितामह तुलाराम जी फारसी के अच्छे विद्वान थे। शाहजहां के दरबार में उनका अच्छा सम्मान था। रत्नाकर जी के पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। वे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अच्छे मित्र थे। एक बार की बात है कि भारतेंदु भिखारी का भेष बनाकर पुरुषोत्तम दास जी के घर पर पैसा मांगने लगे, किंतु उनके नौकर ने पहचान लिया और हास्य का एक अच्छा वातावरण निर्मित हो गया। एक बार भारतेंदु ने बालक जगन्नाथ दास की किसी उक्ति पर प्रसन्न होकर कहा था, यह लड़का कभी अच्छा कवि होगा। भारतेंदु की ये भविष्यवाणी आगे चलकर अक्षर से सत्य हुई। रत्नाकर जी को 5 वर्ष की आयु में ही फारसी पढ़ने के लिए मकतब में भेजा गया। आपने 1891 ईस्वी में काशी के क्वींस कॉलेज में फारसी विषय के साथ बीए उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात रत्नाकर जी ने लॉ की परीक्षा पास की। आप अवागढ़ राज्य में कोष निरीक्षक के पद पर नियुक्त हो गए, किंतु जलवायु अनुकूल न होने के कारण आपको पुनः काशी लौटना पड़ा। उसके बाद महाराजा धीराज अयोध्या के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए। इसके पश्चात आप अयोध्या की महारानी के निजी सचिव भी रहे। काव्य रचना में रत्नाकर जी को महारानी से काफी प्रेरणा मिली थी। रत्नाकर जी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे। उनको संस्कृत, प्राकृत, मराठी, बंगला और पंजाबी का भी ज्ञान था। रत्नाकर जी ने पुराण, दर्शन और प्राचीन इतिहास का गंभीर अध्ययन किया था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने पर भी उन पर पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता का कोई प्रभाव नहीं था। वो सच्चे अर्थ में भारतीय थे, भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे, किंतु धार्मिक कट्टरता से दूर ही रहते थे। अपने पारिवारिक वातावरण के कारण उनका रहन सहन पुराने ढंग के रईसों का सा था। रत्नाकर जी हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे। रत्नाकर ने पुराण
दर्शन और प्राचीन इतिहास का गंभीर अध्ययन किया था। वे महान कवि होने के साथ ही एक सफल लेखक, आलोचक और टीकाकार भी थे। रत्नाकर जी संगीत कला में निपुण थे तथा तबला, वायलिन, सितार आदि अनेक वाद्य यंत्रों के वादन में भी कुशल थे। इससे इनकी बहुमुखी प्रतिभा की झलक मिलती है देखने को। ज्योतिष, गणित, विज्ञान, वैदिक, रसायन शास्त्र, दर्शन, योग आदि सभी का रत्नाकर जी को पर्याप्त ज्ञान था। उनके काव्य में आत्मसम्मान की भावना भरी हुई है। हीन भावना कहीं भी परिलक्षित नहीं होती, किंतु उनमें झूठा गर्व नहीं था। वे एक विनोद प्रिय व्यक्ति थे। प्राचीन कवियों की शैली में रचना करके मित्रों को भ्रमित कर देना उनका प्रिय विनोद था। रत्नाकर जी के साहित्यिक सहयोगियों और मित्रों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदम सिंह शर्मा, नाथुराम शर्मा, देवकी नंदन खत्री, अंबिका दत्त व्यास, देवीदास पूर्ण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न, योगी हरि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन आदि थे। रत्नाकर जी ने कुछ मौलिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं हिंडोला प्रबंध काव्य, हरिश्चंद्र खंड काव्य, गंगावतरण खंड काव्य, श्रृंगार लहरी मुक्तक काव्य, गंगा लहरी मुक्तक काव्य, वीराष्टक मुक्तक काव्य, श्री विष्णु लहरी मुक्तक काव्य, रत्नाष्टक मुक्तक काव्य, प्रकीर्ण पद्मावली मुक्तक काव्य, उद्धव शतक मुक्तक खंड काव्य। इसी प्रकार कुछ उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद भी किया, जिसमें समलोचनादर्श ये पोप के एसे ऑफ क्रिटिसिज्म का अनुवाद है। कुछ ग्रंथों का संपादन भी किया, जिसमें सुधा सागर प्रथम भाग, कविकुल कंठाभरण दुल्हकृत, सुंदर श्रृंगार सुंदर कविकृत, हमीर हट चंद्रशेखर कृत, रसिक विनोद चंद्रशेखर कृत, दीप प्रकाश ब्रह्मदत्त कृत, नक्श नृप शंभु कृत, समस्या पूर्ति प्रथम भाग, वासोक्ते कल्क उर्दू कवि कलकृत, हित तरंगिणी कृपाराम कृत, नक्श केशवदास कृत, सुजान सागर घनानंद कृत, बिहारी रत्नाकर और सूरसागर। जहां तक कवि रत्नाकर के काव्य के सौंदर्य की बात की जाए, तो रत्नाकर जी ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली के अंतिम एवं श्रेष्ठ कवि थे। यद्यपि उन्होंने हिंदी साहित्य की तीनों कालों, रीतिकाल, भारतेंदु काल और द्विवेदी युग का दर्शन किया, किंतु वे किसी भी युग के प्रभाव में प्रवाहित नहीं हो सके। उनके काव्य में एक चमत्कारपूर्ण नवीनता है। द्विवेदी युग में रहते हुए भी रत्नाकर जी को खड़ी बोली के आंदोलन ने तनिक भी प्रभावित नहीं किया। वे तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग व रीतिकाल के पुजारी थे। वे ब्रजभाषा की आराधना में ही लगे रहे और प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं को उन्होंने एक नया रूप प्रदान किया। एक आलोचक का कहना है कि यह कवि जीवन का एक ऐसा सत्य है जो सत्य काव्य की रचना के लिए अनिवार्य होने पर भी संकोचवश अथवा अन्य किसी कारण से कवियों द्वारा प्राय अकथ्य ही रहता है। रत्नाकर जी के कला पक्ष की बात करें तो वे ब्रजभाषा के कवि थे। इनके सम्मुख सूर से लेकर पद्माकर तक की ब्रजभाषा का क्रमिक विकसित रूप विद्यमान था। सूर का प्रांतीय सौंदर्य, घनानंद द्वारा टकसाली शब्दों का प्रयोग, रसखान का माधुर्य और पद्माकर की कलात्मकता के सभी आदर्श रत्नाकर के सम्मुख थे और उन्हें सबका लाभ भी उठाया है। उनके काव्य में भाषा की
गीयता तथा साहित्यिकता दोनों विद्यमान है। रत्नाकर जी अधिकतर अवध प्रांत में ही रहे। काशी में भी पूर्वी भाषा का ही बोली बोली जाती है। ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने केवल काव्यगत परंपरा से पाया था। अतः उनकी भाषा में अवधि पूर्वी शब्दों के प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। एक चलती हुई भाषा का आदर्श उपस्थित करने के प्रयास में उन्होंने सब प्रचलित शब्दों को अपना लिया जो विदेशी भाषाओं से आ गए थे अथवा जो ग्रामीण भाषाओं से ही प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने भाषा को एक साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया है। इनके कथानक प्रधान अथवा वर्णनात्मक काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग कुछ अधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है, किंतु तद्भव और तत्सम शब्दों के मिश्रण से उन्होंने शुद्धता और सरलता का बड़ा सुंदर और सफल मिश्रण दिया है। काव्य के भाव पक्ष के क्षेत्र में भी रत्नाकर जी उच्च कोटि के कवि सिद्ध हुए हैं और कला पक्ष के दृष्टिकोण से भी। कवि की भावनाओं की प्रधानता के साथ मधुर एवं कोमल भावों का चित्रण उनके काव्य में देखने को मिलता है। सुंदर और कोमल भावनाओं का चित्रण काव्य सौंदर्य वर्धन में नितांत समर्थ होता है। रत्नाकर जी ने काव्य के भाव पक्ष को साकार रूप दिया है। उन्होंने हृदय की कोमल और सुंदर भावनाओं को अपने काव्य में मुखरित किया है। रत्नाकर जी की काव्य साधना काव्य के सभी गुणों से ओतप्रोत है। उन्होंने सूरदास के से माधुर्य भावना, तुलसीदास से प्रबंध पद्धति और श्रृंगारी कवियों से मुक्तक शैली ग्रहण करके अपने काव्य में इन सब का समन्वय किया है। निष्कर्ष रूप में कहें तो कह सकते हैं कि रत्नाकर ने अपने काव्य का विषय पौराणिक कथाओं एवं घटनाओं को बनाया है, किंतु फिर भी उनमें सूर एवं तुलसी की अपेक्षा नवीनता देखने को मिलती है। उन्होंने भक्तिकालीन भावनाओं को रीतिकालीन अलंकारमय पद्धति में अभिव्यंजित किया है। कला पक्ष के क्षेत्र में भी रत्नाकर जी उतने ही सफल हुए हैं जितने की भाव पक्ष में। शब्द की दोनों शक्तियों लक्षणा और व्यंजना के बल पर उन्होंने भाव और भाषा का अपूर्व समन्वय किया है। भाषा सर्वथा भावानुकूल है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी कोमल भावनाओं की अभिव्यंजना के लिए खड़ी बोली के अक्खड़पन को त्याग कर ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली का ही आश्रय लिया है। धन्यवाद।